हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पे क्लास 11 12 बीएससी एमएससी फिजिक्स की टॉपिक्स की इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12 गॉस लॉ टॉपिक, चैप्टर 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का। तो देखिए, सबसे पहले तो गॉस लॉ के हेडिंग के ऊपर आप स्टार बना लीजिए, एग्जाम में निश्चित आता है। ठीक है, इसके एप्लीकेशंस, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो इनके इंपॉर्टेंट मैं कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, उस पे भी 1 मार्क के क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर? तो ये गॉस लॉ जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग स्टडी कीजिए और इसके कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर लीजिएगा इसी वीडियो में। तो सबसे पहले हम जो गॉस लॉ है उसको हम कैसे समझेंगे। देखिए, इस गॉस लॉ को समझने के लिए सबसे पहले आप किसी चार्ज क्यू को एक एनक्लोज सरफेस में कंसिडर कर लीजिए कि चार्ज क्यू किसी क्लोज सरफेस में प्लेस कर दिया गया है। जैसे यहाँ पे बना हुआ डायग्राम, कोई चार्ज क्यू है, इसको एक क्लोज सरफेस में प्लेस कर दिया गया है। अब ये चार्ज क्यू क्या करेगा, बाहर की तरफ जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है फैलाएगा अपना। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटसाइड जो बार बार डिस्ट्रीब्यूट कर रहा, फैला रहा है, वो हमेशा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट रेशियो के बराबर होगा। यही गॉस लॉ कहता है। मींस द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक हुआ, ये अपना क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की आउटसाइड तरफ ये क्या करेगा, फैलाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, इसी को टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इस चार्ज क्यू से जनरेट हो रहा है उस क्लोज सरफेस के अंदर, वो हमेशा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट रेशियो के बराबर होगा। आप ऐसे कह सकते हैं, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय इट्स एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारा, ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस है। और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस का वैल्यू क्या होता है, वो होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। यूनिट क्या होती है इसकी यूनिट होती है कूलॉम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर? इसकी यूनिट होती है। और ये जो हमारा एप्सिलॉन नॉट है, इसी को इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस भी हम बोलते हैं। क्लियर? तो ये है आपका गॉस लॉ। एक बार फिर से बताता हूं, क्या होता है गॉस लॉ। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the closed surface is always equal to charge within the closed surface divided by its epsilon naught। इसी को हम क्या बोलते हैं, गॉस लॉ बोलते हैं, है ना। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस इन वैक्यूम इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज क्यू कंटेंट इनसाइड एक बार होगा, इनसाइड द सरफेस। ठीक है, तो फाई ये आपका जो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डीएस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका होता है गॉस लॉ, जो कि अभी हमने बताया। क्लियर? कोई प्रॉब्लम, गॉस लॉ समझ में आ गया? ठीक है। अब ये जो गॉस लॉ है, गॉस लॉ का प्रूफ आता है एग्जाम में। ठीक है, तो गॉस लॉ का प्रूफ जो है हमारे एग्जाम में जो आएगा, वो हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे गॉस लॉ के प्रूफ को। तो गॉस लॉ के प्रूफ को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले यही चार्ज हम मान लेते हैं, ये चार्ज किसी एक सर्टेन डिस्टेंस पे है, उस डिस्टेंस को हम आर ले लेते हैं यहां से। ठीक है, और जिस डिस्टेंस पे है ये पूरा चार्ज क्यू, अगर ये आर है तो ये भी आर होगा, 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 ये भी सब आर होगा। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन को पहले एज्यूम किया जाए। तो पहले एज्यूम कीजिए, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है आपका बाहर आउटसाइड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटसाइड हो जाएगा। और जो एरिया वेक्टर होगा वो सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होता है। एरिया वेक्टर मैं कई बार आपको बता चुका हूं, कई वीडियोस में मैं बताया हूं आपको। तो एरिया वेक्टर जो है वो यहाँ पे सबसे पहले एक सरफेस एलिमेंट हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, और उस सरफेस एलिमेंट को क्या बोलते हैं, डीएस बोलते हैं। और एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स डायरेक्शन में होता है, तो इसका परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन होगा। तो एरिया वेक्टर को हम एन कैप से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर ई से डिनोट कर दीजिए। तो दोनों जो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स आपस में एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा, जो थीटा होगी, वो हमेशा किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। क्लियर? तो
किसी एक सर्टेन डिस्टेंस पे किसी एक चार्ज की वजह से फ्लक्स हमको कैलकुलेट करना है, तो उस कैलकुलेशन उसको कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds। ये होता है मीन्स फाई इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds। यही आपका फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे, प्रूव करेंगे इसी फॉर्मूले से। तो अब कैलकुलेट करने के लिए अब देखिए किसी एक निश्चित डिस्टेंस पे हमको जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है, तो यहाँ पे मान लीजिए r डिस्टेंस है, r डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू KQ अपॉन में R स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है एक पर्टिकुलर चार्ज से किसी निश्चित डिस्टेंस में। तो जो निश्चित या पर्टिकुलर डिस्टेंस है वो R माना गया है, उसका जो फॉर्मूला होता है R, ये कैपिटल है, यहाँ कैपिटल ले लीजिए R स्क्वायर। तो E इक्वल टू KQ अपॉन में R स्क्वायर। K क्या है? K की वैल्यू क्या होती है? E इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर, यही होती है। तो E की वैल्यू हमें पता है, E की वैल्यू उठा के यहां पे रख देंगे, ठीक है। तो यहां रखने से पहले इस वेक्टर को तोड़ दिया जाए। ये E वेक्टर डॉट ds वेक्टर है। जब वेक्टर को हम तोड़ते हैं तो थीटा कंपोनेंट में टूटता है, कॉस थीटा आ जाता है। तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds कॉस थीटा। तो अब इस वैल्यू को यहां पे रखते हैं E की जगह पे। तो फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर ds। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री है। यहाँ पे आप 0 डिग्री रखेंगे तो 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाती है कॉस में। और जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लीजिए। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। चार्ज हमारा Q एक पर्टिकुलर निश्चित पॉइंट पे रखा गया है, जो वो भी कांस्टेंट है। डिस्टेंस भी आपका सेम है, R ये भी कांस्टेंट है। तो इन सब चीजों को बाहर निकाल लेते हैं। तो फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, और ये भी बाहर आ जाएगा Q अपॉन में R स्क्वायर क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ds, और cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। अब ये क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ds क्या बता रहा है? यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds बता रहा है। ds यहाँ पे हमने एक एलिमेंटल सरफेस एलिमेंट मान लिया है। उसी तरह से ds पूरे सरफेस पे होगा, है ना। ds पूरे सरफेस पे होगा ये। तो पूरे सरफेस का ds एलिमेंट हम जोड़ेंगे, या फिर आप एक साथ ही इंटीग्रेट कर दीजिए। तो जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा? ये पूरा ds जोड़ रहा है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा? तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई R स्क्वायर होता है ना। फाई इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा? ds को जब आप करेंगे ये हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर, है ना। तो 4 पाई से 4 पाई कटेगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कटेगा, क्या वैल्यू आ जाएगी? फाई इज इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बचेगा। यही तो प्रूफ करना था हमको, है ना। तो गॉस लॉ को हम ऐसे ही प्रूफ करेंगे। क्लियर? किसी को प्रॉब्लम यहाँ पे? देखिए अब ये जो है ना, यहाँ पे जैसे कुछ बच्चों को डाउट होता है कि सर ये दोनों आपने आपस में परपेंडिकुलर दिखाया है, अगर यही चीज हम नीचे मान ले तो क्या होगा? तो आप यही चीज नीचे कंसीडर कर लीजिए, यहाँ पे सरफेस एलिमेंट कंसीडर कर लीजिए इस तरीके से, और यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएंगे तो ऐसे ही आएगा, और एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन दिखाएंगे तो सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होता है, वो भी इसी के ऊपर आएगा। तो यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आप कहीं पे भी कंसीडर कर लीजिए, जरूरी नहीं है यहीं पे, यहाँ पे कहीं भी कंसीडर कीजिए, थीटा की वैल्यू आपकी 0 ही आएगी, जो आपको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो ये आपका गॉस लॉ का प्रूफ है। अब गॉस लॉ के कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जरूर से जरूर उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो उस पॉइंट्स को जरूर से एकदम आपके माइंड में टिप्स पे होना चाहिए वो कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि वो 1 मार्क्स में पूछ देंगे और आप सोचते रह जाएंगे कि ये कहां से पूछ दिया। तो वो चीज एकदम आपको क्लियर होना चाहिए। वो हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। जो देखिए जो पहला पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जो आपके कॉन्सेप्ट के लिए यूजफुल रहेगा, वो ये है कि अगर हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है, जैसे हमने क्लोज सरफेस कंसीडर किया, तो जरूरी नहीं है कि वो सर्किल ही हो, वो नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, क्यूबिकल भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, कैसा भी गॉसियन सरफेस क्लोज सरफेस आप कंसीडर कर सकते हैं। और सबकी वैल्यू क्या होगी? Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगी, है ना, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगी।
दूसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो हमारा चार्ज है वो कई पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। जैसे यहाँ पे Q है तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। इसी पार्ट को दो फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, Q/2 तो अंदर जितना चार्ज होगा सबका एडिशन कर देते हैं, सभी चार्जेस का एडिशन कर देते हैं जितने चार्जेस क्लोज सरफेस में होते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्लोज सरफेस में, बाहर के चार्जेस से हमें कोई मतलब नहीं होता है। गॉस लॉ केवल एप्लीकेबल होता है किस पे? क्लोज सरफेस के चार्जेस के लिए। तो जो क्लोज्ड एरिया में या क्लोज सरफेस में जो चार्ज होगा केवल उसी को कंसीडर करेंगे, जो क्लोज सरफेस के बाहर चार्ज होगा उसको कंसीडर नहीं करते हैं हम। क्लियर? तो अंदर जो चार्ज होगा उसका एडिशन कर देंगे और एडिशन करने के बाद उस चीज को हम लिखेंगे। तो देखिए Q/2 को आप प्लस करेंगे, अगेन Q आ जाएगा तो 5 = Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब इसमें कौन कितने चार्जेस है? Q -2Q 3Q है, तो अब इसके पूरे ऐड कीजिए तो Q एंड 3Q 4Q -2Q 4Q - 2Q क्या हो जाएगा? 2Q हो जाएगा। तो 5 = 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे थर्ड है, इस पे थोड़ा सा ध्यान ये देना है, ये फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है कि फ्लक्स फाई किस पे डिपेंड करता है? तो Q पे और एप्सिलॉन नॉट पे। तो ध्यान दीजिए Q पे तो डिपेंड करता है, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस है ना? तो वैक्यूम का या फिर वहां पे एयर हो उसके बारे में यहां बात हो रहा है। अगर इसका मीडियम चेंज कर दिया जाए, ठीक है, मीडियम चेंज कर दिया जाए, किसी ऑयल में रख दिया जाए, किसी लिक्विड में रख दिया जाए, मीडियम बदल दिया जाए, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह पे यहाँ पे एप्सिलॉन आ जाएगा। उस मीडियम की कुछ निश्चित वैल्यू होगी वो यहाँ पे रखेंगे, मींस एप्सिलॉन रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट को छोड़ देंगे, एप्सिलॉन रखेंगे। जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 8.85 × 10⁻12, ये आपकी वैल्यू होती है। तो ये फ्री स्पेस के लिए या वैक्यूम के लिए है या एयर में है उसके लिए है। अगर मीडियम चेंज कर दिया जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट छोड़ करके एप्सिलॉन लिखेंगे और उस एप्सिलॉन की एक कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी वो रखेंगे। ठीक है, एक ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट ये देखिए, जो अभी जस्ट मैं बता रहा था कि क्लोज सरफेस के अंदर जितने चार्जेस होंगे केवल उसी को कंसीडर किया जाएगा, बाहर के जो चार्जेस होंगे उसको हम छोड़ देते हैं गॉस लॉ में। तो Q 2Q 3Q, तो 3 2 5 हो जाएगा, 1 6 हो जाएगा। तो टोटल एनक्लोज जो चार्जेस वो कितना है? 6Q है। तो जो फाइनेट आएगा, मतलब फ्लक्स, जो नेट फ्लक्स आएगा वो कितना आ जाएगा? 6Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। नेक्स्ट आपकी जो प्रॉपर्टी है वो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमारा कोई क्यूबिकल शेप है और उस क्यूबिकल शेप में क्लोज सरफेस में Q चार्ज एनक्लोज किया हुआ है। तो जो Q चार्ज यहाँ पे एनक्लोज किया हुआ है, अब ये कह रहा है कि ये पूरे होल सरफेस के लिए, क्यूबिकल सरफेस के लिए अगर किसी एक फेस के लिए निकाला जाए तो हम कैसे निकालेंगे? केवल एक फेस के लिए। ये पूरे कितने फेस होते हैं इसमें? 6 फेसेस होते हैं। क्यूब हैज 6 फेसेस। अब 6 फेसेस में से किसी एक फेस के लिए निकालना है तो हम क्या करते हैं? उतने से डिवाइड कर देते हैं, तो हो जाएगा 1/6 इंटू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये तो समझ में आ रहा है कि Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट कहां से आ रहा है ना? ये तो फॉर्मूला है इसका। अगर ये कहे कि ये केवल एक फेस के लिए निकालिए, हम पूरे क्यूब के लिए नहीं चाहते, केवल एक फेस के लिए चाहते हैं, तो 6 फेस होता है तो 1/6 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। जितने फेसेस होते हैं एक फेस निकालने के लिए 1/n गया। इसका फॉर्मूला आप ऐसे लिख सकते हैं, phi = 1 अपॉन में n इंटू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और पार्ट देखिए, एक और कॉन्सेप्ट देखिए कि अगर हमारा कोई सिलिंड्रिकल सरफेस है, ठीक है, और ये किसी एक निश्चित एक सरफेस के ऊपर, अंदर नहीं है, एक सतह पर जो है चार्ज को रखा गया है, तो अब ये क्लोज तो है नहीं, है ना? इसको क्लोज बनाना पड़ेगा। जिसको क्लोज बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एक और यहाँ पे ड्रॉ करते हैं सिलिंड्रिकल सरफेस, ताकि ये चार्ज जो है वो क्लोज हो जाए। तो यहाँ पे एक और सिलिंड्रिकल सरफेस ड्रॉ करेंगे और इस चार्ज को क्लोज कर देगा। अब ये क्लोज हो गया है, देखिए क्लोज हो गया। यहां से ये इस तरीके से बनाइए, ये क्लोज हो गया। तो अब इसका जो फॉर्मूला होगा फाइनेट इज इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन अब ये दो सरफेस है, एक की जगह पे दो सरफेस है, तो दो सिलिंड्रिकल सरफेस है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका ये नेट फ्लक्स आ जाएगा, ये इस तरीके से अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अगर हमारा क्यूब है, क्यूब के किसी सरफेस पे चार्ज को रखा गया है, अंदर नहीं रखा गया, क्लोज नहीं किया गया, तो इसको भी हमको क्लोज करना पड़ेगा। तो इसको क्लोज करने के लिए फिर से इसी का क्यूबिकल स्ट्रक्चर आप जो है एज्यूम कीजिए, इस तरीके से ड्रॉ कीजिए यहाँ पे। तो इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे, तो इस तरीके से ड्रॉ कीजिए, इसी के ऊपर जस्ट इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। तो एक ये ड्रॉ कर लिए, एक पीछे ड्रॉ कर लीजिए, पूरा अच्छे से क्लोज कर दीजिए इसको। क्यों यहां पे, तो इसको अच्छे से पूरा यहां से इस तरीके से क्लोज कर लीजिए। ये हम इस तरीके से क्लोज कर लेंगे।
दोनों के लिए। ये चारों तरफ से क्लोज हो जाएगा, क्यूबिकल शेप में ये क्लोज हो जाएगा, और जब क्लोज होगा तो इसका क्यू नेट क्या होगा, क्या इसका गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, है ना। तो इसके लिए जो है, अगर ये चार्ज आगे है तब तो 2 ही क्यूब से काम चल जाएगा, है ना। अगर ये चार्ज एकदम यहां सामने फ्रंट पे है तो 2 ही क्यूब से काम चल जाएगा, आप उससे भी कर सकते हैं। अगर ये चार्ज एकदम पीछे बना रखा है सतह पे यहाँ पे, तो आपको 4 क्यूब बनाने पड़ेंगे इस तरीके से। और जब 4 क्यूब आप अगर ऐसे बनाएंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फाई नेट इज इक्वल टू ये कितना 4 क्यूब है ना, तो 1/4 इंटू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो सेम वही प्रोसेस करना, सेम वही काम करना है ना। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जितने मैंने बात यहाँ बताई ना, सब एक एक नंबर में पूछता है। जितना एक ये बात बताइए, ये बात बताइए, ये बात बताइए, ये बात बताइए, ये सारे जो है 1 नंबर में, 1.5 नंबर में, 2 नंबर में, 1 नंबर में पूछेगा, है ना। ये सारे क्वेश्चन है, मान के चलिए सीबीएसई बोर्ड के। तो इसको अच्छे से दिमाग में रखिएगा और उम्मीद करूंगा कि ये समझ में आएगा। हम चलते हैं क्या, न्यूमेरिकल्स में चलते हैं, एक आध न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तो देखिए स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इन गिवन फिगर फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्ज +2q -q एंड +3q थ्रू सरफेस S। तो एक क्लोज सरफेस दिया हुआ है, कुछ चार्जेस दिए हुए हैं, कुछ बाहर भी चार्जेस दिए हुए हैं। तो क्लोज सरफेस S में +2q और -q चार्ज दिया हुआ है, बाहर दिया हुआ है +3q। तो अभी जस्ट मैंने एक पॉइंट बताया कि जो गॉस लॉ वही वैलिड होता है जहां पे क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्जेस होते हैं, बाहर के चार्जेस को हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो फाई इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट क्यू इन, क्यों, क्योंकि इनसाइड के लिए केवल बात करना है। तो अगर इनसाइड के लिए बात करना है तो +2q -q जोड़ दीजिए दोनों को, तो फाई इज इक्वल टू 2q -q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विच एनक्लोज्ड ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये कह रहा है कि एक क्यूब ले लीजिए इस तरीके से, और जो एक क्यूब हम ले रहे हैं उस क्यूब के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है। इलेक्ट्रिक डाइपोल जानते हैं, कंसिस्ट ऑफ +q एंड -q होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है +q और -q, +q -q, यही इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। अब कह रहा है कि क्या, कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब, ये 1 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, विच एनक्लोज्ड इन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल जब इसमें प्लेस किया गया है तो इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला था फाई इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो +q -q 0 हो जाएगा, q -q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये 0 हो जाएगा। फ्लक्स जो होगा, जो इससे जनरेटेड फ्लक्स होगा, वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से सवाल आते हैं, और इससे भी कुछ बहुत अच्छे सवाल क्वेश्चन आते हैं, उसको भी हम करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। अगर सभी बच्चों को क्लियर हुआ हो आज का कॉन्सेप्ट, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।